मतलब अगर उसको बोल दिया जाए ना कि भाई तेरे को हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, वो कहता है मेरे को क्या होगा, मेरे को तो कुछ नहीं होगा, जरूरत क्या है मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस की। तो ये जो सबसे बड़ा मिथ है, इसको कैसे टैकल करेंगे आप? हम जो भी चीज़ें खा पी रहे हैं सब पॉल्यूटेड है, सारी चीज़ें ख़राब हैं। आज की डेट में 25 साल की एज में लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं और फिर वो कहते हैं कि हमने तो हेल्थ इंश्योरेंस ले नहीं रखा, सीधा हॉस्पिटल जाओ 5 लाख का खर्चा। और तो लेकिन लोगों को बिलीव कैसे करवाएं हम कि यार तुम्हें लेना ही चाहिए, उसके लिए क्या करोगे आप? जब आपके साथ एक्सपीरियंस गलत होगा ना तब आप लेने जाओगे, फिर आपको नहीं मिलेगा। वेदर इट इज रिलेटेड टू योर हार्ट इश्यूज, डायबिटिक हो, सारी चीजें शेयर करनी चाहिए। बिल्कुल सारी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। कंपनी क्या होगा 2-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा आपसे ले लेगी उस चीज़ के, कम से कम आगे के लिए तो आपकी लाइफ सेव हो गई। एक इंसान को अगर वो उसकी कॉर्पोरेट कंपनी से उसको हेल्थ इंश्योरेंस मिली हुई है, क्या उसे अलग से भी हेल्थ इंश्योरेंस लेनी चाहिए? आप एक कंपनी के अंदर 2 साल 3 साल 4 साल काम करा, उसके बाद कंपनी स्विच करते हैं आप, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस खत्म और उसके बाद कोई प्रॉब्लम हुई फिर उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? उसमें कंपनी ने क्लेम करा था कि 97% सक्सेस रेट है क्लेम का, तो भाई 100% क्यों नहीं है? देखो कंपनियां जो बैठी हैं उनके पास पूरी डॉक्टर्स की टीम है और टीम्स हैं। ओके। वो आपको क्लेम देने नहीं बैठी है, वो आपका क्लेम रिजेक्ट करने के लिए बैठी है। मतलब जितना जल्दी हो सके पॉलिसी लेनी ही पड़ेगी आपको, आज नहीं लोगे कल लेनी पड़ेगी। गॉट इट। लेकिन एक चीज़ बताओ ना, आज की डेट में मार्केट में इतनी न्यूज़ चलती है तो हम फ्यूचर परफॉर्मेंस की भी तो प्लान कर सकते हैं ना। मेरे को पता है कि अगर ईवी का बहुत टाइम चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, आपकी कार्स हो गई, इनमें बहुत ज़्यादा आज की डेट में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक फ्यूचर ब्राइट है। पास्ट में जो हुआ, लेकिन यहाँ तो मैं फ्यूचर अप्रोच देखूंगा। ये सेक्टोरियल फंड्स हैं, आप इनमें भी पैसा लगा सकते हो। ओके। इनमें भी पैसा लगा सकते हो, लेकिन इनमें ज़्यादा पैसा नहीं लगाना। आप इनमें 5 से 10% अपना SIP का पैसा लगा सकते हो। नितिन सर, एक चीज़ बताइए मेरे को, क्या होता है कि एक इंसान जब पैसे इन्वेस्ट करता है तो कितने टाइम के लिए उसको पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए? लॉन्ग टर्म आपके हिसाब से क्या है, मंथली है, ईयरली, और कितने साल का एक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए म्यूचुअल फंड्स? वो डिपेंड करता है आपके गोल्स पे। ओके। कि आपको जैसे गाड़ी लेनी है, बच्चों की एजुकेशन है, रिटायरमेंट आपको कब लेनी है, ये सब चीज़ें, आपको घर कब लेना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए, आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है वो बहुत ही एजुकेटिव होने वाला है और बहुत ही ऐसा होने वाला है कि यार डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको इस पॉडकास्ट से सीखने को, जानने को ज़रूर मिलेगा। क्योंकि जो गेस्ट हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है उनका नाम है नितिन गुप्ता एंड ही इज़ अ फाइनेंशियल एंड हेल्थ एडवाइज़र। देखिए, वो इंडस्ट्री में कह लीजिए फॉर मोर देन 10 ईयर्स से इस इंडस्ट्री में है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जिस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं, हेल्थ इंश्योरेंस एंड ऑल्सो म्यूचुअल फंड, बात हर कोई करता है, लेकिन इसके बारे में ना यार आज भी आधा अधूरा ज्ञान है लोगों को, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इंसान गलत चीज़ों में फंस जाता है और काफ़ी लॉसेस फेस करता है अपनी लाइफ में, चाहे वो बात हो हेल्थ की, चाहे वो बात हो फाइनेंसेस की। तो आज कुछ मिथ्स क्लियर करेंगे और आज कुछ जानेंगे ऐसी बातें, और ये कन्वर्सेशन रहने वाली है रॉ बिल्कुल, सो दैट आपके भी अगर कुछ क्वेश्चन हो आप कॉमेंट्स में जरूर कीजिएगा। सो बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो नितिन जी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया। हेलो। तो गाइज, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि यार देखो, जो नितिन सर है ना हमारे साथ, यार बड़ी ही मुश्किलों से आए हैं। द रीजन है, एक तो पहले ही इतने वायरल चल रहे हैं तो इनको अप्रोच करना ही इतना टफ हो जाता है हमारे लिए कि भाई कॉल इतने करे, लेकिन जब इन्होंने उठाया हमने सीधा इनको बुला लिया कि हमारे पास आओ, शूट करो। सो फाइनली अपने बिजी स्केड्यूल में से आज ये टाइम निकालकर हमारे साथ पॉडकास्ट में आए हैं और आज ये आपको ऐसी ऐसी बातें बताने वाले हैं। तो जल्दी से बिना किसी देरी के पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सर, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो आपकी जर्नी है यार हेल्थ इंश्योरेंस में, आप जैसे आप लोगों को गाइड करते हैं, एडवाइस करते हैं, तो पहले तो ऑब्वियसली हम इसी पे बात करेंगे, लेकिन ये कहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई, कुछ आप बता सकते हैं मेरे को? ये काफ़ी टाइम से मैं लोगों को शुरू से एडवाइस कर रहा हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस पे भी और म्यूचुअल फंड पे भी। ओके। बहुत सालों से मैं लोगों को एडवाइस कर रहा हूँ, लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। कई लोग नहीं मानते, फिर बाद में कुछ उनके साथ एक्सपीरियंस गलत होते हैं, फिर वो जाके हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, फिर उनको नहीं मिलता है हेल्थ इंश्योरेंस। ओके। ये चीज़ भी देखी गई है। गॉट इट। तो लेकिन आपके माइंड में कहाँ से आया कि यार मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस पे ही बात करनी है? क्योंकि देखिए, बहुत वास्ट टॉपिक है और आज की डेट में लोगों को बिलीव कराना भी बहुत टफ हो जाता है। तो शुरुआत इसकी कहाँ से हुई कि यार मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस पे लोगों की मदद करनी है, मैंने म्यूचुअल फंड्स में ही लोगों को गाइड करना है? कहाँ से इसकी एक्चुअल में शुरुआत हुई आपकी लाइफ में? सर, इसके अंदर आजकल एक्सपेंस इतने बढ़ते जा रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस के, तो हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये पास में कुछ एक्सपीरियंस गलत हुए हैं, मेरे भी एक्सपीरियंस गलत हुए हैं पर्सनल, और कई फ्रेंड सर्कल में भी एक्सपीरियंस गलत हुए हैं जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था। तो उस चीज़ को लेके
चलिए नितिन जी, ये तो बात होगी आपकी लाइफ की। लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें हमारी इंडिया, हमारी कंट्री की, देखिए आज की डेट में हर कोई कहता है कि यार मेरे को तो कुछ नहीं होगा। मतलब अगर उसको बोल दिया जाए ना कि भाई तेरे को हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, वो कहता है मेरे को क्या होगा, मेरे को तो कुछ नहीं होगा, जरूरत क्या है मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस की। तो ये जो सबसे बड़ा मिथ है, इसको कैसे टैकल करेंगे आप? हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप आज की डेट में देख रहे हैं कितना पॉल्यूशन है, हम जो भी चीज़ें खा पी रहे हैं सब पॉल्यूटेड है, सारी चीज़ें ख़राब हैं। बिल्कुल सही। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जितनी कम एज के अंदर ली जाए उतनी ज़्यादा ज़रूरी है। आज की डेट में 25 साल की एज में लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। ओके, सही। और फिर वो कहते हैं कि हमने तो हेल्थ इंश्योरेंस ले नहीं रखा, सीधा हॉस्पिटल जाओ 5 लाख का खर्चा। सही। 25 की एज में, 26 की एज में स्टंट डल रहे हैं। करेक्ट। पहले ये हुआ करता था 50 साल की एज में, 60 साल की एज में, आज 20 साल की एज में, 25 साल की एज में, 30 साल की एज में स्टंट डल रहे हैं। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू, सच है। और तो लेकिन लोगों को बिलीव कैसे करवाएं हम कि यार तुम्हें लेना ही चाहिए? उसके लिए क्या करोगे आप? उसके लिए आप कुछ मत करो, उसके लिए आप मत लो। जब आपके साथ एक्सपीरियंस गलत होगा ना, तब आप लेने जाओगे, फिर आपको नहीं मिलेगा। मेरे पास कई क्लाइंट्स आते हैं, कई फ्रेंड सर्कल में आते हैं कि यार हमारे साथ ये हो गया, अब आप हमें हेल्थ इंश्योरेंस दे सकते हैं क्या? आप एक बात बताओ, कोई भी कंपनी लाइबिलिटी क्यों लेगी? सही। जब आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास एक केस आया जिसके अंदर क्लाइंट को पैरालाइज हो चुका था। अब वो कह रहे हैं कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस मिल सकता है क्या? कोई भी कंपनी क्यों लाइबिलिटी लेगी किसी की? सही बात। और छुपा के हम करेंगे, कल को डिस्क्लोज होएगा, फिर क्लेम नहीं मिलेगा। ऐसा होता है? होता है, बिल्कुल होता बिल्कुल है, होता है ऐसा। बिल्कुल होता है। ठीक है। जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लो, उसके अंदर आप प्री एग्जिस्टिंग डिजीज सारी बताओ कि हमें शुगर है, वीपी है। अभी हमारे पास एक केस आया था जिनकी पॉलिसी 15 साल से चल रही थी। ओके। एक XYZ कंपनी के अंदर। ओके। उन अंकल की एज थी 55। ओके। उन्होंने 25 से 30 साल पहले कोई कमर में रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कराया होगा गंगाराम हॉस्पिटल से। ओके। तो ये सेम डॉक्टर के पास पहुंच गए। ठीक है। और डॉक्टर को कहा जी मैं 25 साल पहले आपके पास आया था और मैंने ये ट्रीटमेंट आपसे कराया था और मेरे को अब ये प्रॉब्लम हो रही है और अब बताओ क्या करना है। तो डॉक्टर ने पर्चे के ऊपर सबसे ऊपर लिख दिया कि भैया 25 साल पहले मेरे पास आए थे और इनको ऐसे ऐसे हुआ था। और उन्होंने फाइल क्लेम के लिए भेज दी और क्लेम रिजेक्ट हो गया। अरे यार, फिर? कंपनी ने कहा कि आपको ये प्रॉब्लम हुई थी, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? आप हमें बताते, हम इसके अंदर वेटिंग पीरियड लगाते 3 साल का, 5 साल का, 2 साल का, या हम आपको मना कर देते। उनका क्लेम रिजेक्ट हो गया, 3 लाख का खर्चा था, सारा उन्होंने अपनी जेब से भरा। पॉलिसी कैंसिल हुई, वो अलग। गॉट इट, गॉट इट। तो मतलब एक तरीके से चीजें डिस्क्लोज करनी चाहिए पॉलिसी लेने से पहले सारी, वेदर इट इज रिलेटेड टू योर हार्ट इश्यूज, डायबिटिक हो, सारी चीजें शेयर करनी चाहिए। बिल्कुल सारी चीजें शेयर करनी चाहिए। कंपनी क्या होगा, 2-4 हजार रुपए एक्स्ट्रा आपसे ले लेगी उस चीज के, 2-3 साल का कैपिंग लगा देगी कि भाई 3 साल तक हम इस बीमारी के पैसे नहीं देंगे जी। कोई बात नहीं, कम से कम आगे के लिए तो आपकी लाइफ सेव हो गई। बिल्कुल सही। चलिए, परफेक्ट। तो ये तो लेकिन सच है कि इंडिया में अगर हम हमारे कंट्री में बात करें, आज की डेट में धीरे धीरे लोग जागरूक तो हो रहे हैं। लोगों को माइट भी सोशल मीडिया से पता लग रहा है, या धीरे धीरे लोगों के एक्सपीरियंस सुने जा रहे हैं धीरे धीरे, तो उनको माइट भी फील होने लगा है कि यार हेल्थ इंश्योरेंस देखो इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेजर वास्ट एरिया है जो आज भी कहता है कि यार हेल्थ इंश्योरेंस हम क्यों लें। मेरे को ये बताओ, ये तो चलो अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें, एवरीवन इज अवेयर अबाउट दैट हेल्थ इंश्योरेंस। रूरल एरियाज में वहां पर कैसे पहुंचेंगे आप? वहां तक अपनी अप्रोच को कैसे लेके जाएंगे आप? देखो, जो लोग शहर में रहते हैं उनके रिलेटिव्स रहते हैं गांव देहातों में, जी। ठीक है। अब वहां तक वही लोग उनको इंकरेज करते हैं कि आप पॉलिसी लो जी। वही एक ऑप्शन है, बाकी और कोई ऑप्शन नहीं है, और उनको भी लेनी चाहिए पॉलिसी। अब एक है गांव के अंदर, एक हमारे रिलेटिव्स ही हैं, उनको अब घुटनों में प्रॉब्लम हो रही है, उन्होंने कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले रखी। आज घुटनों का कोई भी ऑपरेशन कराने जाओ 8 से 10 लाख रुपए का खर्चा है। ओके। अब वो मेरे से पूछ रहे हैं कि पॉलिसी मिल जाएगी क्या हमें? जी। हाँ बताओ। अब पॉलिसी मिल जाएगी, लेकिन 3 से 4 साल का कैपिंग लगेगा, प्लस हमें बताना पड़ेगा इनको ऐसे ऐसे पैर में प्रॉब्लम हो रही है।
हाँ बिल्कुल बताना और पड़ेगा। अब आप ये चीज बताओगे, पॉलिसी मिलेगी नहीं। एंड देन इसीलिए आपको कम एज के अंदर पॉलिसी लेनी चाहिए, और कोई ऑप्शन नहीं है। आप ज़्यादा एज में लेंगे, ज़्यादा प्रीमियम पे करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। मतलब जितना जल्दी हो सके पॉलिसी पॉलिसी ले लो। लेनी ही पड़ेगी आपको, आज नहीं लोगे कल लेनी पड़ेगी। चलो एज पे तो मैं आपसे बात करूंगा, अभी जानना चाहूंगा मैं पर्टिकुलर एज, लेकिन मेरे को सबसे पहले आप ये बताओ कि ये जो अप्रोच रहती है कि इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों नहीं समझते लोग, इसको एक्सपेंसेस क्यों समझते हैं आज भी, क्या वो रीजन हो सकता है? देखो ये इन्वेस्टमेंट ही है। अब आपका मान लो आपने 30,000 रुपये हर साल पे कर रहे हो, आपने 2 साल 4 साल 5 साल तक पे करा, भगवान ना करे कोई बात होती है, आजकल हॉस्पिटलाइज आप होते हो, कम से कम खर्चा 5 लाख का है ही है। ओके सही, बिल्कुल सही। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगा, 5 लाख का फटका आपका तैयार है। ठीक है। और आपको कोई हेल्प करने नहीं आएगा अगर आपने पॉलिसी नहीं ले रखी जी। रिश्तेदारों को पता चलता है कि पॉलिसी नहीं ले रखी, रिश्तेदार हालचाल पूछने भी नहीं आते, आपका फोन भी नहीं करते, कहीं हमसे पैसे ना मांग ले। बहुत सही बात कही आपने। अगर कोई बचाएगा आपको, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस ही बचाएगी हॉस्पिटलाइज के टाइम। गॉट इट। एंड आजकल तो हम काफी एडवर्टीजमेंट भी देखने लग गए हैं, काफी मार्केट में ऑप्शंस भी आ गए हैं, इजी काफी भी हो गया ऑप्शन है। हाँ काफी इनफैक्ट ऑप्शन है। बैंक्स भी प्रोवाइड करते हैं काफी। बिल्कुल। आप आपके पर्सनल बैंक जहाँ पे आपके खाते हैं, लोगों के अकाउंट्स हैं, वहां पर दे आर ऑल्सो अप्रोचिंग पीपल कि आप हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। बिल्कुल। इज दैट राइट? बिल्कुल ठीक है। हाँ तो अब ये तो चलो धीरे धीरे मींस हमारी गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं इसमें सपोर्ट कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा सपोर्ट किस सेक्टर से आना चाहिए, गवर्नमेंट से या प्राइवेट सेक्टर से? गवर्नमेंट से आना चाहिए। गवर्नमेंट ने अभी काफी सपोर्ट करा है इसमें। 18% जीएसटी लगता था, गवर्नमेंट ने 0 कर दिया उसे। ओके। यस, ये चीज मेरे को नहीं पता। 18% जीएसटी लगता था इस पे, गवर्नमेंट ने 0 कर दिया। ठीक है, इतना सपोर्ट करा है गवर्नमेंट ने। गॉट इट। चलिए अब मेरे को आप बताइए नितिन जी, टेल मी वन थिंग, इफ आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस, मैं आप पे आता हूँ एट द एज ऑफ 20, क्या आप मेरे को गाइड करेंगे, क्या मेरे को करना चाहिए? हेल्थ इंश्योरेंस लो आप, और जो भी आप मान लो 20 साल की एज है, आप सिगरेट पीते हो, अल्कोहल लेते हो, कुछ भी करते हो, तंबाकू खाते हो, पान बीड़ी, कुछ भी, सारी चीज़ें डिस्क्लोज करो। आजकल आप देखते हो 20 साल की एज में, 18 साल की एज के अंदर बच्चे सिगरेट तो पीते ही पीते हैं। ओके। आप वो चीज़ बता के चलो कि हम ये चीज़ पीते हैं, हम वो चीज़ पॉलिसी के अंदर डालेंगे। ओके। तो कंपनी क्या करेगी, कुछ वेटिंग पीरियड लगाएगी, कुछ प्रीमियम हाई कर देगी। कम से कम कल को क्लेम के टाइम दिक्कत तो नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही। ये तो रियलिटी है कि कंपनी से आप सारी चीजें डिस्क्लोज करो, बता के चलो। मतलब जो भी आपने बात कही कि अल्कोहल भी पीते हो, सिगरेट भी पीते हो, बता के तो भी बताना चाहिए। बता के चलो। यस, तो भाई यूथ तो बिल्कुल कहेगा कि यार ये देखो चीज तो छुपानी चाहिए। फिर आप पॉलिसी मत लो। आप पॉलिसी मत लो। 25 से 30 हजार रुपये आप साल के भरोगे, 15,000 20,000 एज की अकॉर्डिंगली प्रीमियम आएगा, वो आप भरोगे, कल को क्लेम रिजेक्ट होना ही होना है। ओके। कंपनी ने साफ कह देना है, कंपनी टेस्ट करती है, उसके अंदर सारा निकल के आ जाता है कि आप क्या चीज ले रहे हो, क्या चीज नहीं ले रहे। सही सही सही, बिल्कुल सही। 3 महीने 6 महीने का सारा डाटा कंपनी के पास आ जाता है कि आप अल्कोहल ले रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, नहीं पी रहे, सब कुछ आ जाता है कंपनी के पास। बिल्कुल सही। नितिन जी टेल मी वन थिंग, अभी मैं कुछ नंबर्स देख रहा था कि आज की डेट में क्या हो रहा है कि जो भी इंश्योरेंस ले रहे हैं, मोस्टली जो नंबर्स है वो 35 की एज से ज्यादा के हैं, मतलब 35 साल से ज्यादा के लोग हेल्थ इंश्योरेंस को प्रेफर कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ द यूथ। क्या वो एज होनी चाहिए आपके हिसाब से कि इंश्योरेंस ली जाए? किस एज में लेनी चाहिए इंश्योरेंस? इंश्योरेंस शुरू से होनी चाहिए, पेरेंट्स को लेके रखनी चाहिए, बच्चों के लिए। बच्चों के लिए। यस, अब वो 35 साल की एज में ले रहे हैं, उनको सब कुछ पता चल गया कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए वो 35 की एज में ले रहे हैं। ओके। 20 साल की एज में जब पैसा कमा रहे होते हैं, उनको लगता है हमें तो कुछ होगा नहीं, हम क्यों इस पे खर्च करें, हम तो बिल्कुल फिट हैं, हम तो जिम जाते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हमें तो कुछ नहीं होगा। लेकिन आप कैसी सोसाइटी में रह रहे हैं, कैसा एटमॉस्फेयर है, कितना पॉल्यूशन है, इसके अंदर कौन बच रहा है, ये बता दो। और आपको नहीं पता कब क्या होगा।
गॉट इट, बिल्कुल सही बात। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है हेल्थ इंश्योरेंस। मतलब अगर एक इंसान 18 का हो रहा है तो भाई उसको भी हेल्थ इंश्योरेंस ले लेनी चाहिए। 2 रोटी कम खा लो, हेल्थ इंश्योरेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। आप रोटी मत खाओ, ठीक है, खाना खाना छोड़ दो और बोलो, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस होनी सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके, ठीक है। ये तो चलिए बात होगी, लेकिन अगर मतलब ये लगा लो 18 साल पे ही इंश्योरेंस लेना स्टार्ट कर दो, वहाँ से आपका बेनिफिट स्टार्ट है। अब देखिए मैनी पीपल आर वर्किंग इन एमएनसीज। क्या होता है कि कंपनी की पॉलिसीज में ही आपकी हेल्थ इंश्योरेंस ऑलरेडी होती है, जिसमें मोस्टली जो उनकी रेशियोज होती हैं, जो कवरेज होता है वो 5 to 10 लाख तक का होता है। अब एक इंसान को अगर वो उसकी कॉर्पोरेट कंपनी से उसको हेल्थ इंश्योरेंस मिली हुई है, क्या उसे अलग से भी हेल्थ इंश्योरेंस लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए। आप एक कंपनी के अंदर 2 साल 3 साल 4 साल काम करा, उसके बाद कंपनी स्विच करते हैं आप, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस खत्म, वेटिंग पीरियड खत्म, सब कुछ खत्म। और उसके बाद कोई प्रॉब्लम हुई फिर उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? आप दूसरी कंपनी में गए, वहां पे आपका नया हेल्थ इंश्योरेंस शुरू हो गया, फिर उसके अंदर 3 साल के वेटिंग पीरियड आप करेंगे। इसीलिए आपके पास अलग से इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। गॉट इट। और कंपनी जो है वो सिर्फ 5 लाख तक का ही कवर देती है, कम से कम 25 से 30 लाख का कवर आपके पास इन हैंड होना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में। अभी आपको प्रीमियम ज़्यादा लगता है कि हम डबल प्रीमियम पे कर रहे हैं, वहाँ कंपनी भी काट रही है, यहाँ हम बाजार से भी करा रहे हैं, लेकिन जब खर्चा आता है ना तब पता चलता है सारी सेविंग उड़ जाती है। बहुत सही बात की। एंड ये इमरजेंसी कभी भी हो सकती है, कभी भी बता के नहीं आती है इमरजेंसी। नितिन सर टेल मी वन थिंग, ऐसा क्यों होता है? लेकिन ये जो ह्यूमन नेचर है, जो टेंडेंसी है ना, ये कैसे बदली जा सकती है कि साला जब इमरजेंसी हो तभी रियलाइजेशन होती है कि यार आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए? एजुकेशन हमें गलत एजुकेशन दी गई है शुरू से कि यार इसकी क्या जरूरत है, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवा लेंगे, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। आप जाओ ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, पता चल जाएगा आपको कितने दिन में नंबर आएगा, कितनी देर में नंबर आएगा। आप इलाज करा के दे दो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, बिना जान पहचान के आपका कोई ट्रीटमेंट इजीली नहीं हो सकता। होता है लेकिन इजीली नहीं हो पाएगा। एग्री, ये बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए गवर्नमेंट सेक्टर्स आर आल्सो इम्प्रोवाइजिंग डे बाय डे। इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन अभी इतना इम्प्रूव नहीं हुआ इंडिया के अंदर हेल्थ सेक्टर गवर्नमेंट का कि लोगों को अलग से मेडिक्लेम पॉलिसी ना लेनी पड़े। बिल्कुल सही। देखिए क्या होता है कि एक अभी आपने एक एग्जांपल दिया है सेविंग्स का, कि पूरी सेविंग्स की सेविंग खर्च हो जाती है, राइट? एक अगर कोई भी छोटी से छोटी बीमारी भी एक इंसान को हो जाए, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसी बीमारियां भी इंसान को हो जाती है या हो सकती हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट कैंसर। सो ये हेल्थ इंश्योरेंस में ये वाली तक डिजीजेस भी कवर होती हैं? अगर आपने पहले से पॉलिसी ले रखी है, आपके 3 से 5 साल के वेटिंग पीरियड खत्म हो चुके हैं, सब कुछ कवर है A to Z। कोई भी पुरानी बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर पुरानी बीमारी पकड़ ली, हॉस्पिटल ने कुछ भी टेस्ट करा और वो क्लेम में चला गया, पुरानी कोई भी बीमारी निकल के आई। अभी हमारे पास ना एक केस आया था, वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे थे हमसे। चलो ठीक है, मैंने उनसे खुदेर के सारी चीजें पूछी कि आपको कभी कोई एक्सीडेंट हुआ, कभी कोई फ्रैक्चर हुआ, कभी कोई रॉड डली। फिर उन्होंने कहा यार 10 साल पहले मुझे रॉड डली थी। तो मैंने कहा वो तो आपने मुझे नहीं बताया। और ये भी बताना चाहिए। यस, आपको रॉड डली है उसके अंदर बता दो, कल को वो रॉड आपको निकालनी तो पड़ेगी ना। 2 साल 3 साल 5 साल बाद वो रॉड निकालनी पड़ेगी आपको। अब कंपनी से आपने पॉलिसी ली, कल को क्लेम डालोगे, रॉड निकालने का भी 1 से 2 लाख रुपए का खर्चा होता है। अरे भाई साहब, अब कंपनी को आप बता दोगे, कंपनी क्या करेगी? इंश्योरेंस कंपनी आपको 2 साल का कैपिंग लगा देगी, 3 साल का लगा देगी, वो देखते ही देखते समय निकल जाएगा। उसके बाद जब आपको रॉड निकालोगे तो आराम से, जैसे प्लेट डलती है कई बार, तो उस क्लाइंट को ये चीज बताई, उसने वो चीज डिस्क्लोज करी, फिर पॉलिसी ली, अब उसने प्लेट भी निकाल ली, रॉड। क्या बात है यार। मतलब अगर किसी का एक्सीडेंट तक भी होता है और उस एक्सीडेंट में कोई ऐसी मेजर कुछ भी ट्रेजेडी होती है, आपकी बॉडी के साथ कुछ भी छेड़छाड़ भी होती है, यू हैव टू डिस्क्लोज विद द कंपनी। यस, राइट। कई बार लोग बात कम एज के अंदर अपेंडिक्स का ऑपरेशन करा लेते हैं, पथरी का ऑपरेशन करा लेते हैं। तो आप कंपनी को बताओ भाई मैंने 3 साल पहले या 5 साल पहले ये पथरी का ऑपरेशन कराया था, 15 साल की एज में कराया था, 10 साल की एज में कराया था, 20 साल की एज में कराया था। आप कंपनी को सारी चीज बता के चलो।
आपका कभी कोई क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। और जैसे अभी आपने कैंसर का पूछा, 3 से 5 साल का वेटिंग पीरियड, कई कंपनी 2 साल का देती है, कई कंपनी 3 साल का देती है, कई कंपनी 5 साल का देती है। वेटिंग पीरियड कंप्लीट होते ही कुछ भी हो, सब कुछ कंपनी पे करेगी। एक चीज का ध्यान रखना है, सम एश्योर्ड आपको हाई लेना है, कम से कम 25 से 30 लाख का होना ही चाहिए। अब लोग क्या करते हैं, 5 से 10 लाख की पॉलिसी लेके बैठ जाते हैं। अब उसके अंदर कई बार जब ज्यादा खर्चे आते हैं तब कहां से होएगा। 5 लाख 10 लाख तो कंपनी ने दे दिए, खर्चा आया 20 लाख 25 लाख, ये कई केसों में हमने देखा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसी बात पे कि आपने चलो बता दिया 25 से 30 लाख, लेकिन एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए सम एश्योरेंस कितना अमाउंट होना चाहिए, जो टोटल का जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए वो टोटल नंबर? कम से कम 10 लाख का तो होना ही चाहिए आपके, मिनिमम टू मिनिमम 10 लाख का होना चाहिए। उसके ऊपर आप टॉपअप ले लो। देखो आप 25 से 30 लाख 50 लाख की पॉलिसी लेने जाएंगे वो बहुत महंगी पड़ेगी, तो आप क्या करो, 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, उसके ऊपर 20 लाख 25 लाख 30 लाख का टॉपअप ले लो। ओके, ये आप कर सकते हो। पॉसिबिलिटी है इसकी भी? यस, टॉपअप आपको कम पड़ेगा, खर्चा कम पड़ेगा टॉपअप का। गॉट इट। ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड आई गेस हेल्थ इंश्योरेंस का जो माइंडसेट है वो भी लोगों का क्लियर हो गया इस चीज़ को लेके। लेकिन कॉम्प्लिकेशंस भी आज की डेट में बहुत आती है। हेल्थ इंश्योरेंस अगर मैं लेने जा रहा हूँ, मेरे को यार कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कहाँ से लूँ। एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस मेरे को लेना है, तो नितिन सर टेल मी कि मैं कैसे जज कर सकता हूँ कि एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस कौन सा होना चाहिए? नाम नहीं बताऊंगा, टॉप 5 कंपनियों का लो आप। ओके, आप गूगल करोगे मिल जाएगा। ठीक है। और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसमें? उसके अंदर प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अपने हेल्थ एडवाइज़र से कंसल्ट करेंगे, वो आपको बहुत सारी चीज़ें बताएगा। ओके, अब एक एक तो मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आपने अमाउंट तो बता ही दिया है कितने तक का लेना चाहिए और क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। बाकी टॉप 5 कंपनीज का ले लीजिए। और देखो, जो भी कंपनी है वो आपको क्लेम दे दे आपके लिए अच्छी है, और जो क्लेम ना दे वो आपके लिए खराब है। सही बात है। चाहे आप बेकार से बेकार कंपनी का ले लो, अगर उसने आपको क्लेम दे दिया तो वो कंपनी आपके लिए बहुत अच्छी है। और मैं टॉप 5 या टॉप 3 कह रहा हूँ आपको, ठीक है, कोई बहुत अच्छा ब्रांड है, उसने आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया, आपके लिए तो वो कंपनी बेकार है ना। हमने देखा है कई केसों में। बिल्कुल सही। देखिए, अभी मैंने एक रिसेंटली न्यूज़ भी पढ़ रहा था, उसमें कंपनी ने क्लेम करा था कि 97% सक्सेस रेट है क्लेम का। तो भाई 100% क्यों नहीं है? 3% भी क्यों है? क्लेम रिजेक्ट हुए हैं ना, इसीलिए बिल्कुल, क्लेम रिजेक्ट हुए हैं, काफी क्लेम रिजेक्ट। देखो, कंपनियां जो बैठी है उनके पास पूरी डॉक्टर्स की टीम है और टीम्स हैं। ओके, वो आपको क्लेम देने नहीं बैठी है, सही, वो आपका क्लेम रिजेक्ट करने के लिए बैठी है। वो ढूंढती है कि कहाँ डॉक्टर ने क्या लिखा है, हम कैसे ये पॉलिसी पे रिजेक्ट कर सकते हैं क्लेम। वो आपको क्लेम देने के लिए नहीं बैठी, वो क्लेम रिजेक्ट करने के लिए बैठी हुई है। और अगर आपने उनको मौका दे दिया तो डेफिनेटली वो रिजेक्ट करेगी। लेकिन ठीक है, अगर चीजें सब कुछ सही रहा, डिस्क्लोज करा आपने, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कंपनी रेडी है आपकी हेल्प करने के लिए। बिल्कुल, आप प्रीमियम भी तो पे कर रहे हो यार, मंथली हो गया, क्वार्टरली हो गया, ईयरली हो गया, ये सब प्लान्स वैसे आते कंपनीज प्रोवाइड करती है पैकेजेस। बिल्कुल, मतलब पे कर सकते हैं इजीली भी, एक साथ भी, या मंथली भी। देखो, इसके अंदर ईयरली ही प्लान्स चलते हैं। अगर आपको मंथली करना है, आप मंथली बैंक में आरडी अकाउंट खुलवा सकते हैं, उसके भी हमारे पास ऑप्शंस हैं। आप हर महीने उसमें 2000-3000 रुपये डालते रहो, जब प्रीमियम का टाइम आएगा तब आप अपना जो भी प्रीमियम अमाउंट होगा वो पे कर सकते हो। लेकिन कंपनी ईयरली ही पे, आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, उसके अंदर ईएमआई भान लो आप। और इसके अंदर हमेशा ध्यान रखना है, पेमेंट जो करनी है वो आपको अपने ही अकाउंट से करनी है, आपको किसी थर्ड पर्सन के अकाउंट से नहीं करनी है। अब कई केस होते हैं, जैसे आप आए मेरे पास, या मैं पेटीएम वगैरह कुछ यूज़ नहीं करता और आप हमारी पेमेंट कर दो, और उस केस में हमने पेमेंट कर दी। अब कल को क्लेम के टाइम पे, ये भी एक पॉइंट है, कल को क्लेम के टाइम पे कंपनी ये देखती है कि पेमेंट कहाँ से आई है। अभी हमारे प्रीमियम की, यस, अभी हमारे एक रिलेटिव हैं, उनका स्टंट का ऑपरेशन हुआ था, पॉलिसी के पेमेंट करी थी उनके बेटे ने, कंपनी ने ढूंढ लिया कि पेमेंट कहाँ से आई है, उन्होंने क्लेम रिजेक्ट कर दिया। फिर जब बाद में उनको पूरा बताया गया कि सोर्स बताया गया, पेमेंट ब्लड रिलेशन में से आई है, तब उन्होंने क्लेम पास करा।
अब लोग बाग क्या करते हैं, एजेंट के पास गए, उनको कैश दे दिया, पॉलिसी करवा ली। मैं क्या कह रहा हूं, कंपनी तैयार बैठी है आपका क्लेम रिजेक्ट करने के लिए, आप मौका मत दो। मतलब प्रीमियम का आप अपने अकाउंट से ही पे करो और एक ही अकाउंट से पे करो, बस दैट्स इट। जो आपके 2-3 जने हैं ब्लड रिलेशन से चल जाएगा। प्रीमियम देखो कई होती हैं हमारे पास 50-60 एज के, 70 एज की आती हैं पर्सन जो नहीं कुछ यूज करते, तो उनके बच्चे पेमेंट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नितिन सर एक चीज बताइए, ये तो बात होगी हेल्थ इंश्योरेंस की, भाई मेरे को समझ आ गया हेल्थ इंश्योरेंस में पैसा क्यों लगाना चाहिए, और मैं भी कहीं ना कहीं सपोर्ट में हूँ आपके, ठीक है। और आई होप जिन ऑडियंस ने ये देखा है पॉडकास्ट यहाँ तक, वो भी सपोर्ट में होगी कि हेल्थ इंश्योरेंस में पैसा क्यों लगाए। अब बात आती है म्यूचुअल फंड्स की, और फाइनेंशियल एडवाइजर, राइट। देखिए म्यूचुअल फंड्स को सब रिस्की क्यों मानते हैं, ये लोगों का जो भ्रम है ना, ये तोड़ो, आप कैसे समझाओगे उनको? नहीं, म्यूचुअल फंड रिस्की नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए क्यों कोई नहीं है? रिस्की नहीं है, नहीं है रिस्की। ओके आप बताओ कैसे रिस्की है, आपने कब इन्वेस्ट करा? आज 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, जो लोग बैठे हुए हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट लेके निकले हैं यहाँ से, और अभी तक बने हुए हैं, निकले नहीं है, बने हुए हैं। तो एक चीज बताओ, अब देखो रिस्क ये होता है ना एक मिडिल क्लास का कि यार मैंने पैसे डाले, फंस जाएंगे और डूब जाऊंगा मैं, नुकसान हो जाएगा, तो ये कैसे तोड़ोगे भ्रम? नहीं, इसके अंदर ये है ही लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपको 1 साल 2 साल के लिए आना है, आप मत आओ इसके अंदर, आप डेट फंड में जाओ, वो सेफ फंड होते हैं, आप उन फंड्स में जाओ। और एक चीज बताइए कि म्यूचुअल फंड्स किस पर्सनैलिटी को ज्यादा सूट करते हैं, किस कैटेगरी को ज्यादा सूट करते हैं? लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, हायर क्लास, किसको ज्यादा सूट करते हैं? सबको सूट करते हैं। आप 500 रुपए से भी इसमें SIP कर सकते हो। ओके 500 रुपए से? 500 रुपए मंथली SIP आप स्टार्ट कर सकते हो। हर कैटेगरी में है फंड्स, हर बंदा इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। गॉट इट। अब देखिए सबसे बड़ा जो सवाल आता है म्यूचुअल फंड का, क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि यार स्टॉक मार्केट की तरह ये काम कर रहा है, लेकिन ये चीज कैसे समझाओगे कि ये जो डिफरेंस है स्टॉक मार्केट वर्सेस म्यूचुअल फंड्स, ये क्या डिफरेंस है, ये दोनों सेगमेंट्स कैसे आपस में अलग अलग हैं? देखो म्यूचुअल फंड का पैसा लगता तो स्टॉक मार्केट के अंदर ही है, ठीक है, लेकिन 100 कंपनीज में, 50 कंपनीज में डिपेंड करते हो फंड कौन सा फंड है। 50 शेयरों में पैसे लगा रहा है, 100 कंपनीज में पैसे लगा रहा है। अब स्टॉक में आपने एक स्टॉक खरीदा, वो स्टॉक आने वाले 10 साल में क्या रिटर्न्स देगा आपको नहीं पता, लेकिन म्यूचुअल फंड 10 से 15% देखा गया है पास्ट रिटर्न्स के अनुसार कि ये आराम से 15% की रिटर्न्स दे देते हैं लॉन्ग टर्म में। एक चीज बताइए, बहुत से आपने बात करी, यहाँ बात हो रही है प्रॉफिट की। अगर मैं कुछ पैसा लगाता हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरे को उससे प्रॉफिट मिले, चाहे मैं 500 लगा रहा हूँ, 5000 लगा रहा हूँ, 5 लाख लगा रहा हूँ, म्यूचुअल फंड्स मेरे को प्रॉफिट देगा ही देगा, गारंटी है इस चीज की? गारंटी कुछ नहीं है, लेकिन आप इसमें 10 साल 20 साल तक अगर बने रहोगे, कंपाउंडिंग आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, बहुत अच्छा। कंपाउंडिंग की अगर बात करें, अगर मैं हर महीने 500 रुपीज, 1000 रुपीज, चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं 5000, हर महीने में 5000 लगा रहा हूँ, 10 साल बाद क्या गारंटी है कि मेरे को जितना पैसा मैंने लगाया है उतना मेरे को मिल जाए वापस? उतना तो मिलेगा ही मिलेगा, 10 से 15% की रिटर्न्स अलग से मिलेंगी आपको। मार्केट ग्रो कर रहा है, अब जैसे पिछले 1-1.5 साल कुछ मार्केट ने अच्छा परफॉर्म नहीं करा, जहां पे थी वहां पे आज भी वहीं पे है, पिछले 1 साल से 10-15% का डिप गया, फिर ऊपर आई है मार्केट, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड्स ही हैं। आप स्टॉक में डालो पैसे अगर आपको नॉलेज है तो। अब हम किसी को म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताते हैं, वो हमसे पूछ जाएगा म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, हम उसको सारी चीज बताते हैं, म्यूचुअल फंड यहाँ पैसे डालते हैं, ऐसे काम करता है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमका है, वो जाके डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने शुरू कर देते हैं। फिर 1 साल बाद आते हैं, हमारा इतना लॉस हो गया, उतना लॉस हो गया। मेरे से बात कर रहे हैं 10,000 रुपए मंथली SIP की, 5,000 रुपए मंथली SIP की, स्टॉक मार्केट में जाके 50 लाख रुपए डाल रहे हैं। अरे यार, और वहां पे जब 50 के 40 रह जाते हैं, फिर फोन आता है, नितिन क्या करना है? ठीक है, ऐसे कई क्लाइंट्स हैं जो आज जुड़े हैं हमारे साथ, जी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये बताओ मेरे को 1 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए कमाने हैं म्यूचुअल फंड से, क्या मेरी इन्वेस्टमेंट रहने वाली है, कितना पैसा मेरे को लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, कब लगाना? 50,000 की इन्वेस्टमेंट है सिर्फ। कैसे?
50,000, 50 भी नहीं। दुबई की टिकट कितने की है? 25,000 में हो जाएगा आना जाना। 25,000 में हो जाएगा ना, सिर्फ जाना जाना है, आना नहीं है। वहां किसी शेख के साथ लग जाओ, आपको तभी 1 साल में 1 करोड़ रुपए मिलेंगे बस। मतलब एक बात फेक है जो लोग कहते हैं कि यार आपको 1 करोड़ मिल जाएंगे। इम्पॉसिबल। क्या बात कर रहे हो? 1 साल में ठीक है मिल जाएंगे, 1 साल में, 1 साल के अंदर आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। मंथली 10 लाख रुपए की SIP करनी पड़ेगी आपको। वो तो वैसे ही मिल जाएंगे, 1 करोड़ से ज्यादा मिल जाएंगे। बस आप चाहते हो मैं 10,000 रुपए की SIP करूं, 1 साल बाद 1 करोड़ रुपए मिले, कहां से मिलेंगे? इम्पॉसिबल है। तो ये बेसिकली झूठ है ये बात। बिल्कुल मजे बेसिकली कह लीजिए कि लोगों को पंप करने के लिए ये बात, कि सिर्फ उसको मोटिवेट करने के लिए, लेकिन ये झूठ है सारा सरासर। बाजार में 90% झूठ है और झूठ ही बिक रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए ऐसा क्यों होता है कि नितिन जी की मार्केट अगर क्रैश हो गई तो लोग इंस्टेंटली ना अपना पैसा निकाल लेते हैं। देखो जब पैसे डालने होते हैं तब आप पैसे निकाल रहे हो, जब मार्केट क्रैश हुई है तब तो पैसे डालने का टाइम है। अगर आपके पास पैसे हैं तो डालो और नहीं है तो चुपचाप बैठ जाओ, कुछ नहीं करना आपको उस टाइम। वो समय पैसे निकालने का नहीं होता, वो पैसे डालने का होता है। नहीं है पैसे तो कुछ मत करो, जो SIP आपकी चल रही है उसको चलने दो। ठीक है, ठीक है। और कोई लमसम अमाउंट आपने डाल रखा उसको रहने दो। आपके 1 लाख अगर 1 लाख अगर 70,000 60,000 रह गए उसको रहने दो। अभी पीछे हुए हैं, कई क्लाइंट्स के हुए हैं मेरे साथ। ओके। हाँ, जिनके 10-10 लाख रुपए थे, 8-8 लाख रह गए, 7-7 लाख रुपए रह गए थे, लेकिन आज फिर वो 11-12 लाख रुपए बन चुके हैं बढ़ के। ये पिछले 1-1.5 साल का बता रहा हूँ कि मार्केट जब करेक्ट हुआ था तब की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, ओके, ओके। कभी भी पैनिक में पैसा नहीं निकालना चाहिए। देखिए मेरा मानना ये भी है कि लॉस हमें तब तक नहीं होता जब तक हम सोल्ड ना करें आइटम। बिल्कुल, अगर हमने सोल्ड कर दिया तो लॉस है उस टाइम, उसी टाइम लॉस है। बिल्कुल, अगर पैसा रखा हो तो लॉस कहाँ है? हाँ बिल्कुल ठीक बात है। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। ठीक है। आज चलिए एक बात बताइए कि मेरे पास 2 ऑप्शन है। मेरे पास 1 लाख रुपए है, मेरे को वो 1 लाख रुपए कैसे इन्वेस्ट करने चाहिए? स्टॉक मार्केट में मेरे को लगाने चाहिए या मेरे को म्यूचुअल फंड्स में लगाने चाहिए? लेकिन कैसे कैसे लगाने चाहिए, कुछ स्टेप्स बता सकते हो? आपको अगर स्टॉक मार्केट की नॉलेज है तो आप लगाओ स्टॉक मार्केट के अंदर, आपको कोई नहीं रोक रहा। ओपन मार्केट है, कोई भी उसमें जा सकता है। ओके। लेकिन हमारा ये सजेशन रहता है कि अगर लमसम आपको डालना है, आप अलग अलग फंड्स में पैसे डालो, गोल्ड में भी डालो, सिल्वर में भी डालो, जिन्होंने पिछले 1 साल के अंदर आउटस्टैंडिंग रिजल्ट दिए हैं। ओके। गोल्ड के ETFs में पैसे डालो, म्यूचुअल फंड में। सिल्वर के ETF म्यूचुअल फंड में पैसे डालो आप। ओके। और अलग अलग जैसे फ्लेक्सी कैप है, बैलेंस एडवांटेज फंड है, आप उसमें पैसे डाल के, वो सेफर फंड्स हैं, आप उसके अंदर पैसे डाल सकते हो, पैसा कहीं नहीं जाने वाला आपका। ठीक है। एक बात बताइए मेरे को कि अगर हमें अमाउंट लगाना है तो क्या मेरे को SIP करनी चाहिए या मेरे को कोई स्पेसिफिकली कोई फंड चूज करना चाहिए? कौन सा मैं इसमें ज्यादा ध्यान दूं, कौन सी जगह पर? देखो बाजार में इकट्ठा पैसा नहीं डाला जाता। आप कह रहे हो मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, ये लमसम डाल दो, वो 10 लाख रुपए लमसम डालने की वजह आप 10 लाख को डेट फंड में डालो, वहां से हम STP चालू करेंगे। ओके। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, वहां से हम STP चालू करके अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में पैसे डालेंगे। ठीक है। अगर हमने इंस्टेंट 10 लाख रुपए लमसम डाल दिए, बाजार नीचे जाता है, आपका पैसा फिर नीचे जाएगा। ठीक है। एक चीज बताइए नितिन जी, क्या होता है कि देखिए म्यूचुअल फंड्स में लोग पैसे लगाते हैं, क्या म्यूचुअल फंड्स आज की डेट में स्पेशली फॉर द मिडिल क्लास पर्सन टैक्स सेव करने के लिए रह गए हैं या इससे एक अच्छी खासी वेल्थ जनरेट की जा सकती है? वेल्थ जनरेट की जा सकती है। आपने सपोज आपने FD करी जी, 5 साल की FD करी, 5 साल की FD में हर साल टैक्स लग रहा है आपका जी, चाहे आप उसको निकालो या मत निकालो। ओके। और म्यूचुअल फंड में आपका टैक्स तब लगेगा जब आप उसको रिडीम करेंगे, ओके। ओके। पैसा वापसी निकालेंगे। अब पैसा आप 10 साल बाद, 30 साल बाद, 20 साल बाद निकाल रहे हो, तब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। राइट। जो आज की डेट में 12.5% है, आप तब क्या रहेगा, वो एक बार टैक्स लगेगा आपका। ओके, ओके, ओके। लेकिन ये वेल्थ क्रिएशन ज्यादा देखा गया है। ठीक है, ठीक है। मतलब पॉसिबिलिटी है से यू कैन हैव अ गुड वेल्थ, अ गुड लाइफस्टाइल इफ यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म, बिल्कुल। आपके हिसाब से लॉन्ग टर्म क्या होना चाहिए, कितने महीने का होना चाहिए, साल का होना चाहिए फॉर म्यूचुअल फंड्स? वो डिपेंड करता है आपके गोल्स पे।
लाइक अब मान लो आपको गाड़ी लेनी है 5 साल बाद, तो उसके लिए अलग फंड्स है, अलग इन्वेस्टमेंट है। नितिन सर, एक चीज बताइए मेरे को, क्या होता है कि एक इंसान जब पैसे इन्वेस्ट करता है तो कितने टाइम के लिए उसको पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए? लॉन्ग टर्म आपके हिसाब से क्या है, मंथली है, ईयरली, और कितने साल का एक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इन म्यूचुअल फंड्स? वो डिपेंड करता है आपके गोल्स पे। ओके कि आपको जैसे गाड़ी लेनी है, बच्चों की एजुकेशन है, रिटायरमेंट आपको कब लेनी है, ये सब चीजें, आपको घर कब लेना है, वो सब चीजें डिपेंड करती है आपकी गोल्स पे। आपने कहा 5 साल बाद मेरे को गाड़ी लेनी है, उसके लिए अलग फंड्स हैं। आप कह रहे हो मेरे को 10 साल बाद घर चाहिए, या मैं 10 साल बाद रिटायर होना चाहता हूँ, वो डिपेंड करता है आप कितने फंड चाहते हो तब, और आप आज कितने की SIP कर रहे हो। ठीक है वो सब चीजें आपके गोल्स पे डिपेंड करती है और आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे डिपेंड करती है। अब आप मेरे पास आए 5,000 रुपए लेके या 1,000 रुपए की मंथली SIP लेके, और आप चाहते हो 10 साल में आप रिटायर हो जाओ, फिर डिपेंड करता है आपको 10 लाख का अमाउंट चाहिए, या 1 करोड़ का अमाउंट चाहिए, या 5 करोड़ का अमाउंट चाहिए रिटायरमेंट के टाइम पे। ओके। अच्छा नितिन जी, एक चीज बताइए, देखिए आज की डेट में कंपटीशन इतना बढ़ गया है, हर बंदा आज की डेट में कंटेंट क्रिएटर बन के बैठा है कि अगर उसे फाइनेंशियल एडवाइस देनी है तो भाई यूट्यूब चला लो, इंस्टाग्राम चला लो, एडवाइस दे रहे बड़ी बड़ी कि यार इस पे इन्वेस्ट करो, वहां इन्वेस्ट करो, ऐसे इन्वेस्ट करो। तो भाई सच्चाई कैसे पता लगाई जा सकती है कि ये बंदा सच है, सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है? बिलीव कैसे करे ऐसे लोगों पर, ये बताइए, ऐसे लोगों पर बिलीव कैसे करें? देखो, आप फाइनेंशियल एडवाइजर से ही एडवाइस लो, किसी की बातों में आपको नहीं आना। जो सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर है, आप उससे एडवाइस लेके अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। बाजार में इतना झूठ चल रहा है, इतना झूठ चल रहा है, वो उल्टी सीधी बातें करके बाद में अपने कोर्सेज सेल करते हैं कि आप हमारे पास आओ, हम आपको ये सिखाएंगे, वो सिखाएंगे। वो अपने कोर्स सेल करते हैं जी। तो हमें वो चीज पे ना जाके एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर ढूंढना चाहिए अपने आसपास, और उसके साथ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है नितिन सर, टेल मी वन थिंग, आज की डेट में क्या होता है कि लोग ना, अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो हमेशा पास्ट परफॉर्मेंस चेक करता है। नॉर्मल नेचर है, ह्यूमन नेचर है। अब मेरे को भी पैसे लगाने, मैं भी उसकी उस पर्टिकुलर फंड्स की पास्ट हिस्ट्री तो चेक करूंगा ना, लेकिन क्या ये सही स्ट्रैटेजिक अप्रोच है? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? बिल्कुल, आप पास्ट परफॉर्मेंस चेक करो, मनी कंट्रोल ऐप है, उस पर जाके सब कुछ आपको पता चलेगा। आप किसी की बातों में मत आओ, कुछ मत करो, आप खुद जाके खुद चेक करो। और किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के पास आप जा रहे हो, उससे कहो हमें दिखाओ ऑनलाइन। आपको किसी की बातों में नहीं आ रहा। मैं आपको कह रहा हूँ, एक XYZ फंड है, इसने पिछले 1 साल के अंदर 50% की रिटर्न दी है, आप ये फंड लो। आपको 1 साल की रिटर्न नहीं देखनी है, आपको उसकी 5 से 10 साल की रिटर्न चेक करनी है। ठीक है। 1 साल में हो सकता है उसने अच्छा परफॉर्म करा हो, लेकिन पिछले 5 से 10 साल में उसने कैसा परफॉर्म करा है। गॉट इट। लेकिन एक चीज बताओ ना, आज की डेट में मार्केट में इतनी न्यूज चलती है, तो हम फ्यूचर परफॉर्मेंस की भी तो प्लान कर सकते हैं ना। मेरे को पता है कि अगर ईवी का बहुत टाइम चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, आपकी कार्स हो गई, इनमें बहुत ज्यादा आज की डेट में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक फ्यूचर ब्राइट है। पास्ट में जो हुआ, लेकिन यहाँ तो मैं फ्यूचर अप्रोच देखूंगा। ये सेक्टोरियल फंड्स हैं, आप इनमें भी पैसा लगा सकते हो। ओके, इनमें भी पैसा लगा सकते हो, लेकिन इनमें ज्यादा पैसा नहीं लगाना। आप इनमें 5 से 10% अपना SIP का पैसा लगा सकते हो। ओके, ठीक है, मतलब ज्यादा रिस्क ना ले। ज्यादा रिस्क सेक्टोरियल फंड्स में नहीं लेना। ठीक है। अच्छा, एक चीज आपसे मैं जानना चाहूंगा कि एक पर्सन है जिसकी सैलरी है अप्रोक्सीमेट 25 to 30,000, आज की डेट में ये एक एवरेज सैलरी मानी जाती है हमारे इंडिया में, क्योंकि आपको पता है जॉब्स ऑलरेडी इतनी कम है। लेकिन एक मिडिल क्लास में अगर हम एक अमाउंट लें, वो इतना ही होता है कि 20 से 25 हज़ार लगा ले, 30 मैंने ज़्यादा बोल दिया, क्योंकि मोर देन 80% की जो आबादी है वो इतना ही अर्न कर रही है आज की डेट में। अब इन बंदों को, ऐसे लोगों को, क्या वो इन्वेस्टमेंट अप्रोच रखनी चाहिए मंथली बेसिस पे इन म्यूचुअल फंड्स? आप चाहे 10,000 रुपये कमा रहे हो मंथली, चाहे 25,000, चाहे 50,000, चाहे 10 लाख रुपये, आपको 10% पैसे SIP में डालने ही डालने हैं। अगर आप 10,000 रुपये मंथली भी कमा रहे हो, आप 1,000 रुपये आराम से SIP में डाल सकते हो। आप सोचो मैं 9,000 रुपये कमा रहा हूँ, तभी आपके पास पैसे जुड़ेंगे, वेल्थ क्रिएट होगी, नहीं तो भूल जाओ, आप कभी अमीर बन पाओगे। ओके। मतलब अपनी सैलरी का 10% अमाउंट आपको SIP में डालना ही चाहिए। बिल्कुल डालना चाहिए। ठीक है, चलिए, ये तो बात होगी SIP से रिलेटेड। अब ग्रोथ से रिलेटेड कुछ ऐसे इंडेक्स फंड्स हो गए, या कुछ ऐसे निफ्टी 50, ये जो नाम है बड़े कॉमन है, मतलब आप 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करो, कुछ ऐसे फंड्स बता सकते हो आप, कुछ सजेस्ट कर सकते हो ऑडियंस को? म्यूचुअल फंड्स में, हर कंपनी के म्यूचुअल फंड में इंडेक्स फंड्स होते हैं। इनके ETFs ले लो, या
म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, वो ले लो, उनमें पैसा इजीली इन्वेस्ट हो सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। गॉट इट। कुछ नाम सजेस्ट कर सकते हो इफ इट इज पॉसिबल, जस्ट फॉर द एडवाइस कि इनका फ्यूचर ब्राइट है, कुछ ऐसा बता सकते हो? निफ्टी 50 के अंदर आप पैसे लगाओ, ओके आराम से निफ्टी 50 में आप पैसे लगाओ, इनके ETFs हैं म्यूचुअल फंड्स में, आप उसमें आराम से पैसे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 20 से 25% पैसा ही उसमें लगाना है, सारे पैसे नहीं लगाने। ठीक है, सारे लगाओगे तो डूब सकते हैं। देखो परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा हो, ठीक है, लेकिन अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। गॉट इट। नितिन सर, एक चीज बताओ मेरे को, जाने से पहले आपसे कन्वर्सेशन करके काफी कुछ जानने को मिला यार, इंपॉर्टेंस पता लगी। ये बताओ मेरे को कि अगर मैं कंपेयर करूं म्यूचुअल फंड्स को FD से, विच वन इज बेटर? पहला मेरा ये क्वेश्चन है। और अगर मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा कमाना है, अपनी वेल्थ जनरेट करनी है, तो म्यूचुअल फंड बढ़िया है या FD बढ़िया है? म्यूचुअल फंड ही बढ़िया है। FD के अंदर 5 से 6% की आपको ईयरली रिटर्न्स मिल रही है, वो आपका एक इमरजेंसी फंड बन सकता है कि आपने 2-4 लाख रुपए का या 6 महीने का एक इमरजेंसी फंड आपने FD में डाल लिया, वो हम सजेस्ट करते हैं। ओके लेकिन आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको म्यूचुअल फंड में ही जाना पड़ेगा। ओके, मतलब म्यूचुअल फंड से ही वेल्थ जनरेट हो सकती है, FD से वेल्थ जनरेट? इन्फ्लेशन इतना हाई जाता जा रहा है, आप इन्फ्लेशन को बीट तभी करोगे जब आप म्यूचुअल फंड में पैसे डालोगे। ओके, मतलब म्यूचुअल फंड्स इज बेटर। यस, ठीक है, डेफिनेटली ठीक है। सो थैंक यू सो मच नितिन सर फॉर दिस अमेजिंग कन्वर्सेशन, एंड बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। जिस चीज़ के लिए आप वायरल हैं, डेफिनेटली वो चीज़ आज हमने जानी। एंड गाइस, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल द इन्वेस्टमेंट स्कीम्स बिफोर इन्वेस्टिंग. So this podcast is a advice for you. That is your decision. But we have just shared the importance of mutual funds in your life. And related to health insurance, it is also very important. Health insurance यार करवाओ, कहीं से भी कराओ. And if you need guidance, consultant, you can directly reach out to Nitin sir. He will going to guide you each and every aspect. आप पूछ सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स है कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इनकी डिटेल्स मेंशन है। जो भी आपके डाउट हो पूछिए हमसे, और हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराइए, क्योंकि कुछ नहीं पता जिंदगी का, कभी भी कुछ भी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। सो इस पॉडकास्ट को यहीं पर रैप अप करते हैं बिना किसी देरी के, एंड ऐसी अमेजिंग थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक पर हम आपसे मिलते रहेंगे। दिस इज शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड अगेन थैंक यू सो मच नितिन सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छी बातें मैं आपको बता के जाऊंगा डेफिनेटली। और हम सुनना चाहेंगे, और आपसे बहुत कुछ लाइव एक्सपीरियंसेस भी हम आपसे जानना चाहेंगे, जो कस्टमर्स के आप फेस करें, सो दैट ऑडियंस को थोड़ा और पता चले यार कि अच्छा ऐसा भी होता है। तो ये सब तो आज पता लग ही गया वैसे। तो मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में गाइस, एंड अगेन सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।